अनार हमारे मध्यवर्ती क्षेत्रों व निचले क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जा रहा है। वह अनार की खेती काफ़ी विस्तार से की जा रही है और बागवान काफ़ी मात्रा में इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कुल्लू व मंडी क्षेत्रों से हुई थी। अब इसकी पैदावार बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन में भी की जा रही है। अनार की फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अनार की फसल की अच्छी पैदावार होती है। इसके विपणन व किसानों को मार्केट में बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसको लगाने में किसान काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। जैसे जैसे इसकी पैदावार बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें बीमारियों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आज से 10-15 साल पहले अनार में बहुत कम बीमारियां देखी गई हैं, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में इसमें बीमारियां लगनी शुरू हो गई हैं। आज के समय में वैज्ञानिकों के अनुसंधान से यह पता लगा है कि अनार में 10-11 किस्म के फफूंद व जीवाणु रोग इसमें आक्रमण कर रहे हैं। वह अनार की गुणवत्ता को भी कम कर रहे हैं। बागवानों को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ रोग ऐसे हैं जो फलों व पत्तों पर लगते हैं और कुछ रोग हैं जो मृदाजनक हैं, मिट्टी से आते हैं। यह अनार का मुरझान रोग है। इसके अलावा फलों में जो रोग आते हैं उसे फल सड़न रोग कहते हैं। इसके अलावा एक और जीवाणु धब्बा रोग है जिसकी आक्रामकता हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ गया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बागवानों ने जीवाणु धब्बा रोग लगने के कारण अपने बागीचों को उखाड़ फेंका है। हिमाचल में यह रोग ना बढ़े इसलिए वैज्ञानिकों की सलाह है कि अपने बागीचे के जिन पौधों का चयन करना है वो जीवाणु धब्बा रोग से मुक्त होने चाहिए। कि सबसे पहले हमारे बगीचों में जो आक्रमण जो आता है वो जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आरंभ होता है। एक धब्बा रोग आता है, आर्टिनेरिया धब्बा रोग, वो सबसे पहले हमारे बगीचों में फलों पर आक्रमण करता है। तो उसकी रोकथाम के लिए हम कहते हैं कि बागवानों को ये सिफारिश करते हैं कि जून के पहले हफ्ते से ही आप दवाइयों का स्प्रे करना, आप छिड़काव करना आरंभ करें। और छिड़काव जो है हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूर अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप छिड़काव करें उसमें स्टिकर अवश्य मिलाएं। आप जो भी स्टिकर आपको बाज़ार से मिलता है उसको आप उसकी प्रॉपर मात्रा उसको लेके और उसको आप स्प्रे मटेरियल में आप डाल के उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको स्प्रे करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान हमने रखना होता है कि अगर तो मान लो बीच में बारिशें होती है, जैसे जून जुलाई के महीने में अगर बारिशें होती है तो स्प्रे इंटरवल को थोड़ा सा हम कम भी करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 10 दिन के बाद करें। अगर मौसम थोड़ा साफ़ रहता है, बारिशें बीच में नहीं होती है, तो आप 12 से 15 दिन के अंतराल पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जो दवाइयाँ हैं उसमें बहुत सी दवाइयाँ वैसे अवेलेबल हैं। बागवान बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सी दवाइयों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ठीक ढंग से पूरी इंटरवल के बाद आप अगर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसमें स्प्रे करने के लिए जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कंपेनियन है 500 ग्राम कंपेनियन कर सकते हैं, ब्लाइटॉक्स है 600 ग्राम ब्लाइटॉक्स पड़ता है, और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी आप डालें। जैसे ये जीवाणु धब्बा रोग की रोकथाम जैसे करनी होती है, जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले हफ्ते में इसका प्रकोप आरंभ हो जाता है। तो उस टाइम जो है हम ब्लाइटॉक्स का और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इकट्ठा हम स्प्रे करने की सिफारिश करते हैं। उसके बाद जैसे दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे आपका कैप्टान है और एक और दवाई मिलती है, ताकत के नाम से मिलती है। ये दवाइयाँ जिसमें कैप्टान रहता है, 600 ग्राम कैप्टान का स्प्रे करना हो, 600 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से, इनका आप बारी बारी से स्प्रे करें। और इसका जो स्प्रे है हमें अगस्त के अंत तक हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप उससे पहले अगर छिड़काव बंद कर देते हैं तो अगस्त अंत में काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप अपना जो छिड़काव का है सारणी इस तरह से बनाएं कि जून के पहले हफ्ते से आप आरंभ करें और 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप रेगुलरली करें। साथ में स्टिकर अवश्य डालें
और साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड कीड़े मार दवाइयों का भी, जैसे आपको पता है कि अनार में तितली का काफ़ी ज़्यादा, अनार बटरफ्लाई जिसको हम कहते हैं, फल छेदक जो मक्खी होती है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहता है, उसको भी साथ साथ आप कीड़े मार दवाइयों का भी आप साथ साथ आप स्प्रे करते रहें। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी और बीमारियों का नियंत्रण हो सकेगा। साथ ही साथ ये जो मुरझान रोग है, विल्ट जिसको हम कहते हैं मुरझान रोग, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप अब बढ़ रहा है, खासकर ऐसे बगीचों में जिन बगीचों में थोड़ा पानी की अधिकता रहती है, पानी थोड़ा खड़ा होता है, और जिन बागवानों ने जो हमारे जो तौलिए होते हैं उनका जो तने की तरफ अगर उनको नहीं रेज़ किया होता है, बढ़ाया नहीं होता है, जैसे आपको पता है कि तने की तरफ जो हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, जो बारिश का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है, या जो आप इरिगेशन करते हैं, जो आप सिंचाई करते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो तने के आसपास खड़ा ना हो। तो इसलिए जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप तने की तरफ आपको मिट्टी को चढ़ाएं और उसको थोड़ा स्लांटिंग रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकले। साथ ही आजकल ये इसका जो देखा है कि बरसात के टाइम जो है इस बीमारी मुरझान रोग का प्रकोप बढ़ता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में ये दो दवाइयाँ इसमें सिफारिश की जाती है। एक है प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट या धन के नाम से आती है, उसका जो है 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाइए, या एक और दवाई है बेविस्टिन, उसका भी आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए। और एक जो पौधा है जो 4 साल का या 4 साल से बड़ा पौधा है आपका इसका अनार का, उसमें कम से कम 10 से 15 लीटर का घोल आपने डालना है। घोल डालने के लिए बड़ा वो रखना चाहिए, थोड़ा तरीका है कि तने के चारों तरफ की मिट्टी थोड़ा सा हटाएं, वो एक थाला सा बनाएं और उसमें जो है ये दवाई का घोल डालें, ताकि ये जो दवाई है वो तने के आसपास जो है वो काफ़ी देर तक खड़ी रहे। तो ये इसी तरह से इन दोनों जो 2 दवाइयाँ मैंने बताई, टिल्ट प्रोपिकोनाजोल और बेविस्टिन, इसमें से कोई भी एक दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार इसको करना पड़ता है 10 दिन के अंतराल पर। जैसे एक बार किया आपने, उसके 10 दिन के बाद दोबारा इसी मात्रा में यही दवाई आपने फिर से दोबारा डालें आप तो, और फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ा दें। और ध्यान रखें कि तने के आसपास आपका पानी खड़ा ना हो, ताकि इसमें उस तरह से विल्ट ना लगे या मुरझान रोग ना लगे। और आजकल भी एक और कार्यक्रम कर सकते हैं इसी मुरझान रोग की रोकथाम के लिए। तो आप जो है थोड़ा तौलियों को खोलें, अभी नवंबर दिसंबर में जब पतझड़ हो जाएगा तो उस टाइम ऐसे पौधे के तौलियों को, जड़ों को खोलें। जो आपकी जड़ जो है या तना जो है आपका सड़ा हुआ है, या उसमें जो सूखापन जो आ गया, उसमें जो भूरापन आ गया इस विल्ट की वजह से, मुरझान रोग की वजह से, उसको आप बिल्कुल मिट्टी की सतह के पास से उसको काटें और उसमें आप चौबाटिया पेंट वगैरह लगाएं या बोर्डो पेंट लगाएं और उसको थोड़ा सा खुला रखें, धूप लगने दें। जब आपने उसमें मिट्टी चढ़ानी है तो उससे पहले जो मैंने दवाई पहले बताई आपको, प्रोपिकोनाजोल टिल्ट या धन के नाम से मिलती है, या कार्बनडाजिम जो बेविस्टिन के नाम से मिलती है, इनमें से किसी एक दवाई का जो है आपने उसी मात्रा में 2 मिलीलीटर या 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाइए और 10-15 लीटर का घोल जो है उस थाले में आप डालें, फिर आप उसको मिट्टी चढ़ा दें। ये 2 कार्यक्रम करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये बीमारी का प्रकोप काफ़ी कम हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि पहले एक तने में ये बीमारी लगती है, फिर दूसरे तने में लगती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, नीचे की टहनियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं और कुछ दिनों के बाद वो सूख जाता है, वो टहना जो है हमारा सूख जाता है। तो इस तरह से पहले एक तने में लगती है, फिर दूसरे में लगती है और पूरे का पूरा पौधा जो है 1-2 साल के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे को। तो इसलिए आप इसका उचित प्रबंध पहले से करें तो ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। दूसरा कार्यक्रम है ये खासकर जो जीवाणु धब्बा रोग है, ये बहुत, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर बीमारी है। इसकी रोकथाम करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप ये एहतियात बरतें कि आपके बगीचे में ये एक तो आए ना, अगर आती है तो उसको पहले इस तरह से मैनेज करिए आप ताकि वो बहुत ज़्यादा फैले ना। तो आजकल भी ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं। जितने भी आपको फ्रूट, जब आप फल की तोड़ाई अब कर चुके होंगे या कर रहे हैं, उसके बाद जो भी सूखे हुए फल जो आपको नज़र आते हैं पौधे के ऊपर, सूखे हुए फल, मम्मीफाइड फ्रूट जिनको हम बोलते हैं, जो लटके रहते हैं आपके पौधों के ऊपर, उनको आप ज़रूर काटें, उनको आप निकालें और उनको या तो इकट्ठा करके जला दें या उनको बगीचे से बाहर कहीं दबा दें आप उसको। और जब आप प्रूनिंग करेंगे, खासकर वैसे तो अनार में हम बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो सूखी हुई टहनियाँ हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं टहनियाँ हैं उनको, या जिसमें कैंकर लगा हुआ है, इस तरह का जीवाणु धब्बा रोग का ये जो कैंकर भी बनाता है, अगर इस तरह के आपको धब्बे नज़र आते हैं या कोई टहनी इस तरह से सूखी है तो उसको आप काट दें और उन टहनियों को इकट्ठा करके आप जला दें।
नीचे जो ऑर्चर्ड फ्लोर में है, बगीचे के जो नीचे फ्लोर है, उसमें या तौलिए हैं आपके पौधों की जो तौलिए हैं, उसमें से जितनी भी पत्तियां गिरी हैं या जितने भी फ्रूट गिरे हुए हैं, फल सूख के गिरे हुए हैं, उनको आप ज़रूर इकट्ठा करें और उनको जला दें। ऐसे बगीचों में खासकर ऐसे बागवानों के जिनके पास सॉफ्ट सीडेड वैरायटी का जो नरम बीज वाली जो किस्में है, जैसे आपकी सिंदूरी है या मृदुला है, इन किस्मों में इसका ज़्यादा प्रकोप आता है, इस जीवाणु धब्बा रोग का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ऐसे जिनके पास बगीचे हैं और आपके सीज़न के दौरान अगर बहुत ज़्यादा जीवाणु धब्बा रोग का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है, तो आप ये कर सकते हैं कि उनके पौधों के तौलियों में ब्लीचिंग पाउडर डालें। आप ब्लीचिंग पाउडर जैसे 1 से 1.5 किलो तक एक ब्लीचिंग पाउडर जो है आप तौलियों में बिखेरें और उसको साथ मिट्टी के साथ मिला दें, और थोड़ी सी नमी आपके तौलियों में ज़रूर होनी चाहिए, सूखे में आप ना मिलाएं। थोड़ी नमी आप पहले सिंचाई करें, उसके बाद उस ब्लीचिंग पाउडर डालें, फिर ऊपर से आप थोड़ी सी निराई गुड़ाई करें ताकि वो पाउडर जो है मिट्टी के साथ मिल जाए। उससे गैस निकलती है और वो जो है हमारे ये जो जीवाणु जो धब्बा रोग के जो जीवाणु है जिसकी वजह से बीमारी आती है, उसकी रोकथाम हो जाएगी। तो ये कार्यक्रम इस तरह से आप करेंगे तो आपके बगीचों में इस तरह की बीमारी नहीं लगेगी। अनार में जो सबसे पहले जो हमारे बगीचों में जो बीमारी आती है वो आती है आर्टनेरिया धब्बा रोग आता है। उसमें आपने देखा होगा कि भूरे भूरे से रंग के आपके धब्बे फलों के ऊपर पड़ते हैं, पत्तों के ऊपर भी छोटे छोटे से धब्बे पड़ते हैं भूरे रंग के, जिनकी जो मार्जिन है जो धब्बा पड़ा उसका जो बाहरी हिस्सा है वो थोड़ा सा गहरे भूरे रंग का होगा, और उसके बाद बाहर एक येलो हेलो भी होता है, थोड़ा सा हल्के पीले रंग का एक घेरा जैसा बना रहता है। फलों के ऊपर भी इस तरह के ये धब्बे बनते हैं, भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, और फल आपने देखा होगा खुरदुरा जैसा हो जाता है, भूरे जैसे बदरंगा जैसा हो जाता है, और उसकी जो स्किन है, उसकी जो चमड़ी है वो खुरदरी जैसी हो जाती है। तो ऐसे फलों की जो फिर जो है मार्केट में बहुत में अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपका जो स्वस्थ फल होगा, अगर वो 80 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये ऐसे वाले फल जो है वो 30 या 40 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में बिकते हैं। तो ये जो सबसे पहला रोग है, ये रोग पत्तों पर भी आता है, फलों पर भी आता है, उसके बाद ये टहनियों पर भी धब्बे बनाता है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। इसके बाद जो लेट फ्लावरिंग है, जैसे आप लोगों को पता है कि अनार में जो है फल भी लगे रहते हैं और साथ साथ फूल भी आते रहते हैं। तो कई बार होता है कुछ लेट भी आते हैं, कुछ फूल आते हैं, तो उन फूलों के ऊपर भी इस बीमारी का आक्रमण हो जाता है। आप देखा होगा कि फूलों के ऊपर भी भूरे भूरे रंग के धब्बे, दबे हुए से धब्बे बन जाते हैं, और जो फूल जो है वो टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, और ऐसे जो प्रकोपित फूल होते हैं उनमें जो है फल नहीं बनता, वो वैसे के वैसे रह जाते हैं और सूख जाते हैं वो। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये होती है पहली बीमारी। उसके साथ साथ एक जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में या जुलाई के पहले हफ्ते में एक और बीमारी आनी शुरू होती है हमारी घाटी क्षेत्रों में, वो है सर्कोस्पोरा धब्बा रोग। एक फफूंद है सर्कोस्पोरा धब्बा रोग। वो आपने देखा होगा कि फलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर भी आते हैं, भूरे से जैसे रंग के और लंबे लंबे जैसे धब्बे पड़ते हैं। फलों के ऊपर दबे हुए गहरे काले रंग के चमकदार जैसे धब्बे पड़ते हैं। अगर आप उन धब्बों को दबाएं तो बड़े सख्त जैसे वो धब्बे होते हैं। ये एक फफूंद है सर्कोस्पोरा। ये जो है हमारी दूसरी जो बीमारी जो इसमें बगीचों में उभरती है। उसके साथ जब जुलाई के महीने में फिर आपकी फल सड़न रोगों का आक्रमण शुरू हो जाता है, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। ये डिपेंड करता है आपके, अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो पहले हफ्ते में भी इसका प्रकोप शुरू हो जाता है, या अगर थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है तो दूसरे या तीसरे हफ्ते, जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इसका प्रकोप होता है। तो उसमें भी आपने देखा होगा दो तीन तरह की सड़न आती है। एक तो आपका सिर्फ फ्रूट ही सड़ता है, आगे से जो फूल वाला भाग होता है उधर से आपका सड़न आरंभ होती है और वो पीछे की तरफ जाती है। इस तरह के जो प्रकोपित जो इन्फेक्टेड जो फल होते हैं जिसमें बीमारी लगी होती है, ऐसे फल जो है धीरे धीरे वो पौधों के ऊपर ही रहते हैं और सूख के वो पौधों के ऊपर लटके रह जाते हैं। आज हमने जाना अनार में लगने वाले रोग व उसका समाधान। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा दें। अगर आप रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वैज्ञानिकों की सलाह अवश्य लें। अंधाधुंध स्प्रे मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने बागीचे का मिट्टी परीक्षण करवाएं व स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं।